सेकंड के सभी स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सत्र में आपको तापायनिक उत्सर्जन या रिचर्डसन-डुस्मान समीकरण को ज्ञात करने जा रहे हैं। सबसे पहले एक सामान्य रूप से या कॉन्सेप्चुअली आपको ये पता होना चाहिए कि तापायनिक उत्सर्जन किसे कहते हैं। जैसे आपको नाम से विदित हो रहा है, जब किसी धातु को आप ताप देंगे, ऊष्मा देंगे, गर्म करेंगे, उसका ताप बढ़ाएंगे, तो क्या होगा कि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसके नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त होकर, चूँकि इलेक्ट्रॉन वैसे ही धातुओं के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो है नाभिक से बहुत कम शक्ति से बंधे होते हैं। आप किसी प्रकार की ऊर्जा देंगे, आप इनको विद्युत ऊर्जा देंगे या कोई भी ऊर्जा देंगे, जैसे इस समय अपन पढ़ रहे हैं तापायनिक उत्सर्जन, ताप देंगे उसको, तो आप जब ताप दोगे, गर्म करोगे, उसको हीटअप करोगे आप धातु को, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके आउटर मोस्ट कक्षाओं के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नाभिक से बहुत कम शक्ति से बंधे होने के कारण से तुरंत ही वहाँ से नाभिक से मुक्त होने की कोशिश बहुत जल्दी कर लेते हैं। इस विधि को ही क्या बोलते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। सबसे पहले आप ये लिखेंगे, थोड़ा सा चूँकि इसकी सांख्यिकी को बाद में पढ़ेंगे, पहले इसी को समझ रहे हैं कि तापायनिक उत्सर्जन से, चूँकि आपको पता है जैसे आपके पास एक कॉपर का वायर है, धातु चौकोर है, मान लो आपके पास, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन अंदर क्या होगा, उसमें जैसे 1 मोल आपके पास कॉपर के उसमें परमाणु हैं, तो उसमें जो 1 मोल कॉपर के परमाणु में एक परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट में फ्री होंगे, नाभिक से कम बंधे होंगे, तो 10⁻23 परमाणु हैं ऐसे, तो हर परमाणु पर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो बहुत अधिक संख्या में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह उसमें विचरण करते रहते हैं धातु में, और एक मुक्त गैस की तरह होते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में भी आपने बात की थी। तो धातु में अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह एक इलेक्ट्रॉन गैस की भांति होते हैं। जैसे गैस के पार्टिकल किसी भी कंटेनर में, किसी भी पात्र में विचरण करते हैं, वैसे ही धातुओं में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नाभिक से कम शक्ति से बंधे होने के कारण से वह भी गैस के अणुओं की तरह स्वतंत्र रूप से रैंडमली विचरण करते रहते हैं। एक बात, अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो अधिकतम जो ऊर्जा है, चूँकि थोड़ी बात और समझते जाएं, नाभिक से जब आप इलेक्ट्रॉन को दूर करते जाएंगे, स्मॉल r का मान कम होता जाएगा, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा का जो मान है, r का मान बढ़ता जाएगा, तो u का मान माइनस में कम होता जाएगा। जैसे कि आप इस सूत्र में देख रहे हैं, जब r का मान बढ़ाओगे, इलेक्ट्रॉन की नाभिक से दूरी बढ़ती जाएगी, तो u का मान क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ये -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1 और 0, यानी बढ़ती जाएगी। -8 से लेके कहाँ तक आ रही है? 0 तक, जैसे जैसे दूरी आप बढ़ाएंगे तो u का मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसका जो ग्राफ होगा वो ग्राफ इस जैसा होता है, ये आप देख पा रहे हो, जैसे ये उसका कोई भी परमाणु का नाभिक है, और नाभिक से ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका वक्र इस तरीके से बनेगा, ये बनना है। क्लियर? इसका ये वाला इस तरफ बनेगा और ये वाला इस तरफ बनेगा। अब बना के देखेंगे तो इसका इस तरफ भी बनेगा और इस तरफ भी बनेगा। तो जहाँ पर दोनों वक्र ये वाला और ये कट रहे हैं, उनको ये आकृति, इनके बीच में ये जो लाइंस बनी हुई हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स वितरित होते हैं। इनमें 1s2, इसमें 2 होंगे, इसमें 1s2, 2s2, 2p6, ऐसे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इन कक्षाओं में स्थित रहते हैं। और ये क्या होते हैं? ये इनसे यहाँ पर इनके अंदर कुछ भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ होंगे, और अधिकतम ये कहाँ तक आ सकते हैं? यहाँ तक आ सकते हैं। ये जो उछल कूद कर सकते हैं T = 0 केल्विन पर, वो कहाँ तक कर सकते हैं? εF तक उछल कूद कर सकते हैं। यानी इन इलेक्ट्रॉन्स की जो ऊर्जा हो सकती है कहाँ तक हो सकती है? फर्मी ऊर्जा तक हो सकती है, जिसका नाम है εF। जैसे माना कि आप एक ग्राउंड में 100 लड़के एकत्रित हैं, आप उछल कूद करते हैं, आप जैसे ऊपर उछलते हैं, तो आप जहाँ तक उछल सकते हो अधिकतम, वह आपकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई आपकी क्या होगी? εF हो गई। अगर उस ऊंचाई से भी, यदि आपको उस ऊंचाई पर आप स्थिर हो जाते हो, कोई स्थान है वहाँ पर आप जंप करके पहुँच जाते हो, फिर अगर आपको कोई इतनी ऊर्जा और दे दे इन दोनों की ऊर्जा के बराबर, तो आप फिर क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। जैसे आपने उछाल खाकर कुछ किसी छज्जे तक पहुँच गए, वहाँ से फिर ऊपर छत पर अगर कुछ छत पर पहुँचाने के लिए आपको ऊर्जा दे दे,
तो छत पर पहुंचाने के लिए ऊर्जा आपको कोई नीचे से धक्का दे दे ऊपर उठाने के लिए, तो जो आप छत पर पहुंच जाएंगे तो आप फिर वहाँ पर फ्रीली विचरण करेंगे, फ्रीली घूम सकते हैं, आप मुक्त हो गए, अब आप छत पर पहुँच गए। तो इसी प्रकार से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ तक पहुँच सकते हैं, यहाँ तक अधिकतम ऊर्जा हो सकती है। अगर इन दोनों ऊर्जाओं के डिफरेंस के बराबर, जिसको कार्यफलन कहते हैं, फाई से लिखते हैं, जिसको वर्क फंक्शन कहते हैं, एप्सिलॉन बी, यानी इसको बोलते हैं अपन बैरियर एनर्जी, यानी विभव रोधिका ऊर्जा स्तर है ये। यानी यहाँ से ये जो इन दोनों के बराबर आप ऊर्जा दे दोगे, तो यानी इतनी ऊर्जा दे दोगे डैश 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 इतनी फाई के बराबर दे दोगे, ये इन दोनों डिफरेंस माना फाई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इतनी ऊर्जा दे दोगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस विभव रोधिका को पार कर मुक्त रूप से छत पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे, और वहाँ से किसी भी दिशा में अगर यदि आप इनको प्रवाहित करेंगे तो वहाँ पर किसी एक दिशा में जा सकते हैं, यानी धारा का प्रवाह कर सकते हैं। तो ये चीज़, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है। जैसे कार्यफलन का मान फाई बराबर क्या हो गया, एप्सिलॉन बी फॉर बैरियर एनर्जी बटे एप्सिलॉन यानी फर्मी एनर्जी। तो इन दोनों का जो डिफरेंस ये फाई के बराबर हो गया, ये चीज़ आप देख पा रहे हैं। अब अपन सांख्यिकी के बारे में पढ़ रहे हैं इसके, जैसे फर्मी ड्राग, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स का मैटर है ये, इलेक्ट्रॉन्स फर्मियंस होते हैं, तो इनको अपन फर्मी ड्राग सांख्यिकी के माध्यम से पढ़ेंगे। माना एकांक आयतन है पात्र का, v बराबर 1 है, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास हैं उनकी वो संख्या जिनका संवेग p हुआ है, p प्लस dp के मध्य होता है, वो निम्न होगी। यानी आप मैदान में खड़े हुए हैं तो वो लड़के जिनकी हाइट 6 फीट से लेके 6.5 फीट तक है, उनकी संख्या कितनी होगी, ऐसे। तो इसी में जैसे वो इलेक्ट्रॉन्स जिनमें संवेग p प्लस डी के बीच में है, उनकी संख्या अपने लास्ट टर्न पर निकाली थी, और आपको ध्यान होगा लास्ट टर्न पर जो संख्या आई थी वो क्या आई थी, अगर आप ध्यान करेंगे तो संख्या ये आई थी dn बराबर ट्वाइस 4 पाई पी स्क्वायर डी पी अपॉन एच क्यू 1 अपॉन ई की पावर एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एफ अपॉन के टी प्लस 1। वापस से लास्ट वाले टर्म में डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड ये वॉल्यूम होता है संवेग के समष्टि में, इसको अपने ये लिखा था अपन क्या, अब इस समय रिवर्स कर रहे हैं, 4 पाई पी स्क्वायर डी पी को वापस अपन क्या लिख रहे हैं, डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड लिख रहे हैं, और ये वाला पद एच टी जी है। तो संवेग बराबर क्या होता है, सभी को पता है एम वी होता है, तो इसमें से एम 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 की एम कितनी बार हो गई, 3 बार एम एम आ जाएगा, तो ये कितना हो गया एम 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 क्यू बटे एच क्यू, ये क्या बन गया डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड 1 अपॉन ई की पावर माइनस एप्सिलॉन, ये वाला पद एच टी जी है यहाँ पर, इसमें कोई अपने चेंज नहीं किया है। तो इस तरीके से जो आप चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये, अब इसके बाद जो आगे बढ़ रहे हैं, इसके बाद यहाँ पर तापानिक उत्सर्जन में चूँकि अभी बात की थी, वही इलेक्ट्रॉन्स भाग लेंगे जिनकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा से के बराबर या अधिक होती है। क्योंकि एप्सिलॉन एफ तक आप पहुँचा दोगे तो वहाँ से थोड़ी सी ऊर्जा और दोगे उनको, तो वो उसको पार कर जाए। तो तापानिक उत्सर्जन में वही इलेक्ट्रॉन्स भाग लेते हैं जिनकी ऊर्जा फर्मी ऊर्जा स्तर एप्सिलॉन एफ के सापेक्ष बहुत अधिक होती है। तो एप्सिलॉन माइनस यानी जिनकी हाइट 6 फीट से लेके 6.5 फुट तक वही छलांग लगा के ऊपर की तरफ बढ़ सकते, जिनकी हाइट जैसे 5 फीट है वो काम की नहीं है, वो आगे ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। तो उसी तरीके से तो जिनकी ऊर्जा एप्सिलॉन एफ के सापेक्ष बहुत अधिक है, यानी एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन एफ का मान के टी से ज़्यादा है, तो इस पद का मान देखोगे इन दोनों में, जब इस पद का मान ज़्यादा होगा, एक को आप छोड़ सकते हैं, प्रथम पद ही ज़्यादा होगा, इसलिए ये लिख दिया। इसलिए यहाँ पर जो पद था नीचे उसका मान ये आ गया, 1/, में है तो ऊपर ले जाओ तो किस में हो जाएगा, ये माइनस में। 2m क्यू एच क्यू ये ऐसी चल रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये डी वी एक्स ये एच डी जी है। अब इसमें क्या कर रहे हैं कि ई की पावर माइनस एप्सिलॉन एफ को तो फिक्स राशि है, ये माइनस माइनस प्लस इसको तो यहाँ लिख दिया, ये रहा, ये माइनस वाली राशि को यहाँ लिख लिया, डी वी एक्स डी वाई ये एच टी लिख दिया। ये अब एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यानी पी स्क्वायर अपॉन 2m के टी होता है, ठीक है। चूँकि आपको पता है कि गतिज ऊर्जा क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m, तो 2m के बराबर लिख दिया आपने। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको पी एक्स इसको अपन क्या लिख रहे हैं, हाफ एम बी स्क्वायर के रूप में भी अब आप व्यक्त कर सकते हैं इसको,
यानी हाफ एम यानी ऊर्जा बराबर हाफ mv² बटे kT, ये kT है ये, ठीक है। समय के पदों में भी आपको दिखा दिया लिखकर। और अगर आप वेग के पदों में लिखोगे तो एप्सिलॉन बराबर हाफ mv², हाफ mvx², हाफ mv, तीनों पदों में खुल के लिख दिया आपने अलग अलग। तो तीनों पदों में आपने इस तरीके से dvx, dvy, dz इस तरीके से आप देख पा रहे हैं। तो dn बराबर क्या आ गया, यहाँ तक ये वाले ये 3 पद आ गए। अब आपके पास धातु ये खड़ी हुई है, धातु माने ये है, ये इलेक्ट्रॉन्स ये इसमें इस दिशा में निकल रहे हैं। जब आप इसे गर्म कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स केवल x दिशा में, ये x दिशा मान लिया आपने, ये इसकी z दिशा, ये y दिशा है, ये कौन सी दिशा है, z दिशा है। ये धातु है, ये इस धातु पे ऐसे खड़ी हुई है। जब खड़ी होगी तो क्या होगा, अपने ये मान के चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स केवल x दिशा में जा रहे हैं। तो उन इलेक्ट्रॉन्स की संख्या निकालने जा रहे हैं जिनका वेग केवल अपने को, चूँकि इलेक्ट्रॉन्स x दिशा में जा रहे हैं, y z से मतलब नहीं है, तो vx प्लस dx के बीच में होगा। उन्हें बाकी अपने क्या किया, देखो dy के सापेक्ष इंटीग्रेट कर दिया इसको, -∞ से लेके +∞ तक देख पा रहे हैं आप। यहाँ देखिए अब ये रहा, क्योंकि vy से अपने मतलब नहीं है, ये कहीं भी जा रहे होंगे, इनसे मतलब नहीं है, इसे माइनस कहीं, अपने को केवल इससे मतलब है कि x दिशा में कितने जा रहे हैं। तो x दिशा वाला पद तो अपने को चूँकि निकालना है, वेग कितना है, और इन पदों को आपने क्या कर दिया, -∞ से +∞ vy और vz के सापेक्ष में लिमिट रख दी। अब इसमें क्या देख रहे हो आप, इसका जो कि मान सदाबहार है, पहले भी कई बार आया है, तो ये 2 पाई, पहले m kT आया था, अब चूँकि m ऊपर आ रहा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बटे m आ जाएगा, पावर हाफ 2 पाई kT अपॉन हाफ। इस इंटीग्रेशन का मान इतना है, इस इंटीग्रेशन का मान इतना है, और ये वाला पद ये जो संख्या आएगी वो क्या आएगी, dnx। यानी इस धातु से x दिशा में आगे की ओर जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं उनकी संख्या का मान आ गया dnx बराबर इतना। अब आगे के वीडियो में इसका जो दूसरा पार्ट है उसको लेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ से आगे की चीज़ को अपन नेक्स्ट वीडियो में लेने जा रहे हैं।